ईरान ने अमेरिका से लिया बदला। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और अमेरिका को उसकी औकात ईरान ने बता दिया। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझते थे पर ईरान के सामने नहीं टिक पाए। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयान में बोले हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। अच्छा। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स का खरीद नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। बिल्कुल मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुचर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। 55,000 लोग मारे गए हैं, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वो वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरेंट्स बनाएंगे। और ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन को, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। बिल्कुल और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में, एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं इनकम टैक्स नहीं देते, वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहाँ पर हमको आता है, तो कितना बड़ा नुकसान होगा सबका। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रम्प के पास बैठकर खाना खाया था। अच्छा। तब उनको ये सब एक्सपोज हो गए यहाँ से क्या बात है। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रम्प के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था क्या? सर, यूएस की भूमिका मिडिल ईस्ट रीजन में नहीं, यूएस ऑनेस्ट ब्रोकर कभी नहीं था। अच्छा। चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे पैलेस्टाइन हो। और ये जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जो एथनिक क्लेंसिंग हो रही है रेसिस्ट स्टेट की तरफ से, उस पर तो यूएस बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। सही बात है। सारी दुनिया बोल रही है कि पैलेस्टीनियंस का क्या एथनिक क्लेंसिंग हो रही है। माने अगर वो लोग खाना लेने जा रहे हैं तो गोलियां चलाकर उनको मार रहे हैं। और पूरी वेस्टर्न ममालिक जो बड़ा पूरे विश्व में दर्ज देते हैं अब ह्यूमन राइट्स, अरे तुम लोग कह के ह्यूमन राइट्स बात कर रहे हैं? सही बात है भाई। कौन सी ह्यूमन राइट्स बात करें? इजराइल के पास जो इतने वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो लोग बोलते हैं एक्सपर्ट तो 700-800 है। इजराइल ना एनपीटी का मेंबर है, इजराइल आईएईए को अलाउ नहीं करता। आप उसके न्यूक्लियर जो बनाकर बैठा हुआ इतने वर्षों से, उस पर कोई बात ही नहीं करता। सही बात है। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड से इनकी हिपोक्रेसी है। प्रधानमंत्री ने ट्रम्प की तारीफ की और बोला है कि ये कार्रवाई
इतिहास यही बताएगा कि अगर जंग शुरू हो गई, जिस तरह इराक में हुआ था, इस तरह अगर जंग शुरू हो गई तो नुकसान खामियाजा कौन भुगतेगा? कितने मासूम लोग मारे जाएंगे? इसमें भारत के लिए परेशानी हो जाएगी। ये नहीं, तो इतिहास ये जरूर लिखेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीनियों का बुचर था, जिसने गजा में 55,000 फलस्तीनियों को उनका जेनोसाइड किया, एथनिक क्लेंसिंग कर रहा है। वो तारीख में जरूर लिखा जाएगा। बिल्कुल सर, जो भारत का ईरान सब जहां है, मेरे को बहुत देर हो गई। जो भारत का ईरान से, यूएस से और इजराइल से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस सिचुएशन में अरे हम ईरान में छाबार पोर्ट बना रहे हैं, 20 साल उसको ऑपरेट करेंगे। हम पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान में उनकी मदद करेंगे। क्या बात तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका नोट ले, इसका कंडेम करे। ऐसा तो हम पॉलिसी हमारी कुछ तो वाज़ेह साफ पॉलिसी होनी चाहिए हमारे इसके ऊपर। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फिलिस्तीनियों को लेकर और गाजा के अंदर जिस तरह से मजलूमों के ऊपर अटैक किया गया था इजराइल के तरफ से, और अमेरिका जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किए थे, अब ईरान ने अमेरिका के एयरबेस को उड़ा दिया है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया। और जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में जंग और युद्ध देखने को मिल रहा है, यकीन मानो ईरान सबसे ज्यादा आगे निकल चुका है और ईरान इस जंग को जीत लेंगे, क्योंकि ईरान ने बता दिया है अमेरिका को भी, और अमेरिका ने भी देख लिया ईरान की ताकत। एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब का एक बयान है, यह भी बयान जरूर सुने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम बातें करने के लिए, कुछ मुद्दों से आपको आगाह करवाने के लिए। अच्छा। किसी ने खूब कहा है कि लोगों के खुद के ज़मीर है बिके हुए, लोगों के खुद के ज़मीर है बिके हुए, वो चले हैं मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने। समझा? नहीं समझा है तो मैं दोबारा आपके लिए कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। लोगों के खुद के ज़मीर है बिके हुए, वो चले हैं मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने के लिए। दोस्तों, एक बड़ा भव्य मोर्चा निकाला जा रहा है इम्तियाज जलील के विरोध में। अच्छा। विरोध इसलिए कि इम्तियाज जलील जातिवादी है, इसलिए इम्तियाज जलील का विरोध करने के लिए कुछ संगठन, कुछ लोग इकट्ठा हुए और वो लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा। जब कोई मुझे जातिवादी कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे गाली दे रहा है। अच्छा। इम्तियाज जलील 24 साल पत्रकारिता किया, 10 साल राजनीति रहा। कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि इतने सालों के अंदर मैंने कभी भी किसी जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से कोई काम किया है। बिल्कुल। मैंने कभी किसी जाति के विरोध में काम किया है या किसी जाति के खिलाफ में। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना सैयद इम्तियाज जलील साहब का ये बयान सामने आया था। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक शेयर करें।